नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद पिछले कुछ दिनों से आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें पाकिस्तानी सड़कों पर हैं, वे पब्लिक प्रॉपर्टीज को जला रहे हैं, रेडियो हेडक्वार्टर में आग लगा दे रहे हैं, इवन पाकिस्तानी आर्मी के पेशावर स्थित हेडक्वार्टर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं और तो और पाकिस्तानी जनरल्स के घर में घुसकर वहां से कबाब, दही, मुर्गियां और इवन मोर चुरा ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग वेपन की दुकान में AK-47 जैसी गन को लूटकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इन शॉर्ट पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई थी। अब जाकर इसमें कुछ कंट्रोल हुआ है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अरेस्ट को इलीगल करार दे दिया और उनको तुरंत छोड़ने के आदेश दिए। लेकिन उसके साथ ही इमरान खान को इस्लामाबाद के कोर्ट में पेश होने को भी बोला है। इसीलिए अभी भी इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं और यही हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर इमरान खान को फिर से वो जेल में डाल देते हैं या फिर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में पाकिस्तान में सिविल वार होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट ये भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर इमरान खान को छुड़ाया है, वो पाकिस्तानी आर्मी और उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तानी आर्मी का लिटरली मजाक बना के रख दिया, उसके बाद तो पाकिस्तानी आर्मी को वापस अपनी इमेज को ठीक करने में कई वर्ष लग जाएंगे। और इवन अब तो पाकिस्तानी आर्मी इस बात को एक्सेप्ट भी कर रही है कि 9 मई यानी जिस दिन मेन वायलेंस हुआ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का डार्क चैप्टर है। पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ शहबाज शरीफ की सरकार को भी पाकिस्तानी लोगों ने बिल्कुल धो डाला और इसकी फ्रस्ट्रेशन भी शहबाज शरीफ की सरकार में साफ दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ की सरकार में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब। इन्होंने तो ओपनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को धमकी दे दी। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ। इन चीजों को देखने के बाद जैसे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इवन ISI सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात का साफ संकेत है कि ये तीनों मिलकर ना सिर्फ इमरान खान बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी समाप्त करने की जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने ISI का नाम इसलिए लिया क्योंकि इमरान खान का अरेस्ट हुआ ही तब है जब इमरान खान ने ISI के एक अधिकारी पर अपने मर्डर का इल्जाम लगाया था। इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। इमरान खान के इसी वीडियो के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घुसकर लिटरली घसीटते हुए इमरान खान को अरेस्ट किया था, जिसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, जिससे पाकिस्तान की इन तीनों सेंटर ऑफ पावर्स यानी पाकिस्तानी आर्मी, ISI और शहबाज शरीफ की सरकार और इसमें स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। इसीलिए इस बात का अंदेशा बिल्कुल बना हुआ है कि ये तीनों मिलकर इमरान खान को छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वहीं इमरान खान भी इससे बिल्कुल भी डरे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक लार्ज सपोर्ट बेस तैयार कर लिया है। ऐसे में अब अगर पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान को कुछ भी करती है, जो कि वो जरूर ट्राई करेंगे, तो उस सिचुएशन में इमरान खान के सपोर्टर्स को रोक पाना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, अभी जब पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को सिर्फ अरेस्ट किया था, तब पाकिस्तानी जनता आर्मी के हेडक्वार्टर्स में घुस गई, उनके व्हीकल्स को अटैक किया। इसीलिए अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तानियों से ही पाकिस्तानी आर्मी को कौन बचाएगा। फिर वो सिचुएशन पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ सिविल वॉर की तरफ ही लेकर जाएगा और ये सिविल वॉर सूडान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और यही हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए सभी को चिंतित होना चाहिए। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे
कि पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन में उसके एटम बम्स के साथ क्या क्या हो सकता है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, पाकिस्तान में सिविल वॉर के केस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल को लेकर कुछ 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली और सबसे रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसा अभी तक पाकिस्तान में होता आया है वही होता रहे, यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में ही रहे, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान को चलाने वाली उसकी आर्मी ही है, क्योंकि वहां की सरकार बस एक कठपुतली मात्र है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब सिविल वॉर होने के बाद भी पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल आर्मी के पास ही बना रहे, और वो तभी हो सकता है जब पाकिस्तानी आर्मी सिविल वॉर का किसी भी कीमत पर दमन करने में कामयाब हो जाए। प्रैक्टिकली इसकी पॉसिबिलिटी बनती भी है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। अब बात करते हैं सेकंड पॉसिबल केस की। ये आइडियल सिचुएशन होगा जिसमें एक्चुअल में पाकिस्तान की जनता का फायदा होगा। तो ये सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर तो हो, लेकिन बिल्कुल क्रांति के स्टाइल में हो, जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का कंट्रोल समाप्त हो जाए और सिर्फ दिखाने वाला नहीं बल्कि फॉलो किया जाने वाला संविधान बने, जिससे पाकिस्तान एक सच में डेमोक्रेटिक कंट्री हो सके और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के पास पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल हो। फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास ही हो जाएगा। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने जिस पाकिस्तान पर पिछले 75 वर्षों से कंट्रोल बना के रखा है, वो किसी भी कीमत पर इसे जाने नहीं देगी। इसीलिए इस केस में फायदा होने के बजाय उल्टा पाकिस्तान की जनता का नुकसान होने का ज्यादा चांस है। फिर आता है तीसरा सिनेरियो, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जनता बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तभी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर तालिबान का खतरा बना हुआ है। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने एक बार कहा था, द तालिबान कंट्रोलिंग अफगानिस्तान threatens the possibility of terrorists taking control of Pakistan. That means maybe 150 nuclear weapons in the hands of terrorists. जॉन बोल्टन का ये कंसर्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि तालिबान ने हाल ही में इंजीनियर नजीबुल्लाह को एटॉमिक एनर्जी का हेड बनाया है, जो तालिबान का न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर उसके इंटेंशन को दिखाता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं रही है। इसीलिए इस पॉसिबिलिटी से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को तालिबान को दे दे। इसके अतिरिक्त तालिबान पाकिस्तान को कैप्चर करके भी पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने अंडर कर सकता है। वैसे भी पाकिस्तान में तालिबान के बहुत सारे शुभचिंतक हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो 9 से 10 मई को हुए हिंसा में तहरीके तालिबान यानी टीटीपी के लड़ाके खुले आम पाकिस्तान में फायरिंग करते हुए नजर आए थे। तहरीके तालिबान को पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है। ये पाकिस्तानी और अफगानी लोगों को मिला करके बना हुआ एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। ये कहने को तालिबान से अलग है, लेकिन आज तक कभी भी इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते नहीं देखा गया। इन शॉर्ट, तहरीके तालिबान को तालिबान की फुल बैकिंग है। ऐसे में अगर ये दोनों मिलकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं तो वो पूरी दुनिया स्पेशली भारत के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन होगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है ना, तालिबानी पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे, उससे हमको क्या दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को कैप्चर करने के बाद उनका अगला टारगेट भारत ही होगा। ऐसी परिस्थिति में इंडियन आर्मी के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो तो एक टाइप के सुसाइड बॉम्बर्स होंगे ना। अब अगर हम बात करें चौथे सिनेरियो की,
तो सिविल वॉर के सिचुएशन में पाकिस्तान की कमान पाकिस्तान द्वारा पोषित पाकिस्तान में ही रह रहे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के हाथों में भी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय लगभग 150 आतंकी संगठनों का घर है जिन्हें यूएन ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो लश्कर तैयबा का हेड और 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो, जैसे मोहम्मद का फाउंडर जाकिर उर रहमान लखवी हो, मसूद अजहर हो, या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन भगौड़ा दाऊद इब्राहिम ही क्यों ना हो, इन सभी से अगर आपको मिलने की इच्छा है तो आपको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद भी पाकिस्तानी ही था, जिसे खुद अमेरिका ने ही पकड़ा था। और इसी 9/11 हमले को अंजाम देने वाला अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने पाकिस्तान में ही मारा था, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर के ठीक बगल में कोठी बनाकर रह रहा था। अब चूंकि इन सारे ग्लोबल आतंकवादियों का निवास स्थान पाकिस्तान ही है, तो इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सभी मिलकर सिविल वॉर जैसी किसी परिस्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर कर लें। और ये ऐसा करने में अगर सफल हो जाते हैं तो फिर आप पृथ्वी से मानवता का अंत ही समझिए। फिर अगला सिचुएशन ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता जागृत हो जाए और पाकिस्तान में ना सिर्फ सिविल वॉर की स्थिति हो बल्कि एक क्रांति का माहौल बन जाए, जिससे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकें। और यहाँ एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब है पाकिस्तान के तीनों सेंटर ऑफ पावर्स, यानी पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इससे होगा ये कि पाकिस्तान को एक न्यू एंड फ्रेश लीडरशिप मिल सकती है, जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक चमत्कार हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक रियलिटी है, और रियलिटी में कोई चमत्कार नहीं होता है। अब हमारा अगला और अंतिम सिचुएशन ये हो सकता है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी किसी भी सिचुएशन में ग्लोबल पावर्स आगे आएं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने अंडर कर लें। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यूएसए ने जब 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसके पहले ही यूएसए के मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन और व्हाइट हाउस ने स्नैच एंड ग्रैब नाम से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल पाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया था। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का आतंकवादियों के हाथों में जाने के किसी भी केस में यूएसए बाय फोर्स पाकिस्तान के सारे एटम बम्स को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। इस प्लान के बारे में ओसामा बिन लादेन को ढूंढने वाली यूएस सर्च टीम के हेड जेफरे रिचर्डसन ने अपनी बुक में डिटेल में बताया है। इस रिपोर्ट में 3 तरह के थ्रेट्स के बारे में बताया गया है। पहला है कि आतंकवादी इन न्यूक्लियर वेपन्स को चुरा कर मुंबई या फिर न्यूयॉर्क में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। दूसरा, ईरान जैसे देशों को इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा यह है कि आतंकवादी सीधा पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर कब्जा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे किसी भी सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर थेफ्ट के ऐसे किसी भी केस में हम यूएसए के साथ मिलकर एक कंटिजेंसी प्लान तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम इवन चाइना को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अगर आतंकवादियों के हाथों में चले जाते हैं तो जितना थ्रेट भारत को है उतना ही इवन उससे ज्यादा चाइना को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल्स यूएसए तक तो पहुंचने से रहे, इसीलिए उनके निशाने पर भारत और चाइना ही होंगे। भारत का ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस सुबह समाचार मिले कि पाकिस्तान में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है, और अगर हम तब प्लान बनाने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए भारत को प्रोएक्टिवली अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए ऐसे कंटिजेंसी प्लान्स को रेडी रखना चाहिए, और प्लान्स बिल्कुल फुल प्रूफ होने चाहिए, जिससे पाकिस्तान के एक एक न्यूक्लियर वेपन पर कंट्रोल पाया जा सके। क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब आतंकवादियों के हाथ लग गया
तो वो ना सिर्फ उससे तबाही मचा सकते हैं बल्कि उसकी हेल्प से वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो होगा और तब हम कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी पाकिस्तान के इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही होगी और भारतीय इंटरेस्ट की रक्षा के लिए ऐसे किसी भी प्लान पर काम कर रही होगी। इसी पॉजिटिव नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ भी विचार या सजेशंस हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियो।